अगेन ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज 31 अगस्त 2022 बुधवार का दिन है और आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपकी स्क्रीन के सामने जो इमेज देख पा रहे हो वो है गणेशा की। तो गणेश जी की जो इमेज है इसमें हमको ये देखना है कि जो डिफरेंट बॉडी के जिनके पार्ट्स हैं और उनके आसपास की जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ को इंगित कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उनका जो बड़ा सिर है वो इंडिकेट करता है, वो इंगित करता है एक तरह से थिंक बिग, बड़ा सोचो इस चीज़ को, कि इंसान को बड़ा सोचना चाहिए, इंसान को हमेशा लाइट रहना चाहिए, इंसान को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, इंसान को ब्रॉड होना चाहिए। इन सब चीज़ों को जो इंगित करता है वो इंगित करता है उनका बड़ा जो सिर है वो। उनकी जो छोटी आंखें हैं वो बता रही हैं कि आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है, आपको फोकस करना है अपने एम के ऊपर और फुल फ्लैज वे में अपने आप को ओरिएंटेड रखना है टुवर्ड्स अपने गोल की तरफ। बाद में उनके हाथ में जो रस्सी है वो डिनोट करती है एक तरीके से टू पुल योर नियरर टू द हाईएस्ट गोल। तो ये एक तरह से बुद्धिज्म में हम देख सकते हैं कि जैसे एनलाइटनमेंट की बात की गई है और बाद में बोला गया है कि एनलाइटेंड होने के बाद आपको एनलाइटन करना है और लोगों को भी। उसी तरीके से उनके हाथ में जो रस्सी है डिनोट कर रही है कि आपको और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी उनके हाईएस्ट गोल तक पहुंचने में मदद करनी है। और जो उनकी वन टस्क है, ठीक है, वन टस्क जो है, उनका एक दांत है वो इंगित कर रहा है एक तरह से हम बोल सकते हैं रिटेन गुड एंड थ्रो अवे बैड। अच्छी चीज़ों को पास में रखो और बेकार चीज़ों को फेंक दो दूर। और जो उनका ट्रंक है वो डिनोट कर रहा है हाई इफिशिएंसी एंड अडेप्टेबिलिटी को। उनका जो मडका है, मडका डिनोट करता है साधना के रिवॉर्ड्स को। माउस जो है वो डिनोट करता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिजायर को आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है, आपको डिजायर को अंडर कंट्रोल में रखना है। यदि डिजायर आपके ऊपर कंट्रोल कर जाएगी तो पूर्ण तरह से विनाश आ सकता है। प्रसाद जो होता है वो भी एक सिग्निफिकेंस है कि द होल वर्ल्ड इज एट योर फीट एंड फॉर योर आस्किंग। इसी तरह से जो उनका लार्ज स्टमक है वो डिनोट करता है कि पीसफुली डाइजेस्ट करना है सभी अच्छी और बुरी चीज़ों को। ब्लेसिंग्स हैं वो ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका स्मॉल माउथ जो है वो डिनोट कर रहा है कि कम बोलना चाहिए। उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी है वो डिनोट करती है कि सभी अटैचमेंट से दूर रहो, ठीक है, अटैचमेंट्स को काट के रखो, डिटैच रहो, ठीक है। और वहीं पे उनके बड़े कान जो है इंगित करते हैं कि आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छे अच्छे से सुनना चाहिए चीज़ों को। यही सब इंगित कर रहे हैं इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम प्रॉपर वे में आज का हमारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इको फ्रेंडली जो गणेशा हैं वो बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। इसी तरीके से दूसरी इमेज भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होने वाली डेथ्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास नेशनल रोड पॉलिसी है, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी हमारे पास है ना। ये कब आई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे 4 ईज की बात की गई है। 4 ईज हैं क्या, यदि उसकी हम बात करें तो 4 जो ईज हैं जिसके थ्रू कि आप कम कर सकते हो काफ़ी हद तक सड़क दुर्घटनाओं को, वो है एजुकेशन की, राइट काइंड ऑफ द एजुकेशन हो आपकी सड़क दुर्घटना की, मतलब सड़क के नियमों के रिगार्डिंग, और इंजीनियरिंग एंड एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर, इन सभी 4 ईज की बात की गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी मेजर्स लेती रहती है जिसके थ्रू की चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। ओके, अब हम देखते हैं आगे की जो कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या नंबर है, क्या कहाँ पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कभी सीवियर कंडीशन बताई जा रही है इसके रिगार्डिंग की दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही है और नंबर ऑफ डेथ्स के अंदर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ रहा है। तो आप आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो कि जो शेयर है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर एज वाई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शेयर है 30 to 45 के एज ग्रुप के लोगों का 32%, एंड देन सेकंड नंबर पे आता है 18 to 30 की एज के लोगों का 31% शेयर जो है। इस तरह से हम देखें जो मेल एंड फीमेल में देखते हैं तो मेल्स में 84% जो है, क्योंकि जनरली जो मेल हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरीके का पूरा सिस्टम है, तो उसमें मेल्स के वल्नरेबल होने की संभावना ज़्यादा रहती है दुर्घटना को लेकर। उसी तरह से हम देखें कि जो कॉज है, तो कॉज में सबसे जो मेजर कॉज निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक तरह से आप देख पा रहे हो कि केयरलेस, मतलब ओवर स्प्रिंग की वजह से जो ओवर स्प्रिंग की वजह से जो कॉज है वो बेसिक कॉज है, और फिर केयरलेस ड्राइविंग सेकंड बिगेस्ट कॉज है, ठीक है। तो इस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके कुछ जो आंकड़े हैं वो मैंने बता दिए आपको। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और डेथ जो है काफ़ी ज़्यादा है, 21792 नंबर ऑफ द डेथ्स यहाँ पे देखी गई हैं सॉरी। वहीं पे तमिलनाडु जो होता है वो सेकंड नंबर पे है। तो इस तरह से हमने ये पूरा सड़क दुर्घटना के रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द आंकड़ों को देख लिया है, जिसको कि आप आपके मेंस के एग्जाम में यूज में ले सकते हो। ओके ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो अभी क्या है कि इनवैलिड जो नोट्स हैं वो आपको पता है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 के अंदर। तो 2016 के अंदर बताते हैं कि 15.93 करोड़ ना 15.93 करोड़ के जो फेक नोट्स है वो सीज किए गए थे। अभी बताया जा रहा है कि उसके बाद रिमार्केबली ये 17 क्रॉस कर गया है, 17 करोड़ को क्रॉस कर गया है। 15.93 करोड़ के नोट्स उस टाइम पे सीज किए गए थे, अभी 17 2016 के अंदर फेस वैल्यू इनकी कितनी थी 15.93 करोड़। अभी जो है काउंटरफिट जो करेंसी है, चलो इसको डिमोनेटाइजेशन से डिस्कनेक्ट करके हम देखते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम केवल देख रहे हैं कि काउंटरफिट जो करेंसी है 2016 के अंदर 15.93 करोड़ जो है वो सीज की गई।
वहीं पे बाद में काफ़ी क्रॉस कर गई, और जैसे आप देख पा रहे हो 2017 के अंदर कितनी चीज़ की गई है 28.10 इस तरह से बढ़ती रही है, और 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है ये पूरा। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से काउंटरफेट जो करेंसीज हैं वो काफ़ी हद तक सीज की जा रही है। इसको हम डिमोनेटाइजेशन थोड़ा अलग करके देख रहे हैं। अब हम डिमोनेटाइजेशन को देखते हैं फिर, जब इसको अलग करके हमने देख लिया है तो ओके। तो डिमोनेटाइजेशन आपको बताया कि 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया गया था। और जो इसके पीछे का इंटेंशन बताया गया था वो बताया गया था कि कर्ब करना है वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द ब्लैक मनी को, और इसके इंटेंशंस फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करना है, ये भी रखे गए थे एक तरह से हम बोल सकते हैं उस टाइम पे। यदि हम इम्पैक्ट को देखना चाहें कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो 17.94 लाख करोड़ का पूरा करेंसी सर्कुलेशन था, जो कि जनवरी 2017 के अंदर घट के केवल 7.8 लाख करोड़ रह गया था। तो इम्पैक्ट काफ़ी सब्सटेंशियल इम्पैक्ट था, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, ठीक है। और काफ़ी करेंसी क्रंच हो गया था। लेकिन आज का स्टेटस यदि हम देखना चाहें तो 28 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन है राइट नाउ। 28 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन, जो कि 17.94 लाख करोड़ जो करेंसी इन सर्कुलेशन था, अभी वो 28 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन है। मतलब जो पैसे हैं, जो रुपीज़ हैं, जो कागज़ के नोट्स हैं, है ना, और जो पूरा करेंसी है, यदि मैं बोलना चाहूँ तो वो 28 लाख करोड़ के आसपास है मार्च 2021 के अकॉर्डिंग। ओके। वहीं पे जब डिमोनेटाइजेशन उस टाइम पे हुआ था तो टोटल जो कैश था, है ना, वो टोटल कैश में से 85% कैश को स्क्रैप कर लिया गया था, हटा लिया गया था, हम बोल सकते हैं इस तरह से 500 और 1000 के नोट के तौर पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, थोड़ा डिमोनेटाइजेशन देख लिया, थोड़ा काउंटरफिट करेंसी को हमने देख लिया किस तरह से मतलब उसके वो सीज किया जा रहा है, ठीक है। तो उन दोनों को अलग अलग करके डिस्क्रीट वे में हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो झारखंड के जो एमएलएज हैं फ्लाई टू रायपुर। तो मतलब हो क्या रहा है कि ये न्यूज़ वैसे हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ और आजकल ये काफ़ी हो रहा है, जिसमें कि इस तरीके की इवेंट देखने को मिल रही हैं कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिसोर्ट जो है पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। तो ये रिजॉर्ट जो पॉलिटिक्स होती है उसमें होता क्या है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी बार ले जाया जाता है एमएलएज को, दूसरी पार्टी के एमएलएज को, फिर वहाँ पे रखा जाता है, एंड देन फिर उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, फिर पूरा पार्टी को दूसरी पार्टी में मर्ज, मतलब काफ़ी सारे एमएलएज को पार्टी में मर्ज किया जाता है। तो उसकी रिगार्डिंग काफ़ी पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो हमें इसी में अब एंटी डिफेक्शन को देख लेते हैं। हमको रिजॉर्ट जो पॉलिटिक्स है, उस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वर्ड का मैंने आपको बता दिया है, मतलब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो वर्ड है उसका। अभी हम एंटी डिफेक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन की रिगार्डिंग ही न्यूज़ है। तो ऐसे केसेस में एंटी डिफेक्शन को ही हमको पढ़ना चाहिए, वही हमारे लिए काम का है। तो 10th शेड्यूल जो है उसमें एंटी डिफेक्शन की बात की गई है, और 52 अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में एंटी डिफेक्शन को लाया गया था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1967 के जब जनरल इलेक्शन वगैरह हो रहे थे स्टेट्स के अंदर, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉपलिंग हो रही थी गवर्नमेंट्स की इस तरीके की चीज़ों की थी, जिसमें कि लोग एक दूसरे की मतलब कि एक दूसरी पार्टियों में जाकर और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और मतलब कि टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स हो रहा था उस टाइम पे। तो इस वजह से फाइनली 1985 में 52 अमेंडमेंट्स के थ्रू और एक क्लोज इंक्लूड किया गया, और मतलब अमेंडमेंट लाया गया, और 10th शेड्यूल में मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि 52 अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया कि यदि एंटी डिफेक्शन को इंक्लूड किया गया कि यदि कोई एमएलए एमपी यदि पार्टी छोड़ के जाता है तो फिर एंटी डिफेक्शन उसके ऊपर प्रभावी होगा, और उसको डिसाइड कौन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेंगे। बाद में उसमें एक अमेंडमेंट किया गया, पहले इसको क्लोज 1/3 रखा गया था कि 1/3 से ज़्यादा यदि लोग चले जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में तो फिर एंटी डिफेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में इसको 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 2/3 कर दिया गया। मतलब 2/3 लोग यदि किसी पार्टी उससे दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो दैट इज काइंड ऑफ मर्जर, दैट इज नॉट काइंड ऑफ एंटी डिफेक्शन एंड लाइक दैट। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन के बारे में था। इसमें आपको जो मेजर चीज़ें याद रखनी है वो 10th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया, 52 अमेंडमेंट के थ्रू किया गया 1985 के अंदर, बाद में 91 अमेंडमेंट के थ्रू इसमें थोड़ा और परिवर्तन लाया गया, और परिवर्तन ला के बोला गया जो 1/3 पहले क्राइटेरिया रखा था कि यदि 1/3 लोग जाते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, उसको बढ़ा के उसको थोड़ा और मतलब कि बोल सकते हैं कि हम डिफिकल्ट बना के बोला गया 2/3 लोग जाएंगे तभी जाके वो एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, अदरवाइज एंटी डिफेक्शन ही काउंट होगा वो। तो इस तरह से इसका पूरा एवोल्यूशन हुआ है। तो यही जो न्यूज़ थी वो हमारे काम की थी यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। तो एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू एंड जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है हमारी, है ना, और एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी, ठीक है, ओके। एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू को अभी क्या किया है, इम्प्लीट्स किया है, एससी इम्प्लीट्स एनसीडब्ल्यू एनएचआरसी इन पर्सनल लॉ केस। तो मतलब इसमें हुआ क्या है कि काफ़ी सारी पेटिशंस गई है रिगार्डिंग द मुस्लिम पर्सनल लॉ के रिगार्डिंग, है ना। तो उसमें पॉलीगेमी और निकाह हलाला जो होता है, निकाह हलाला क्या इवेंट होती है, निकाह हलाला पॉलीगेमी से आप मतलब समझते हो कि मल्टीपल शादियाँ करना, और निकाह हलाला को बताते हैं कि यदि आपने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया है एंड देन दोबारा रीमैरिज आप करना चाहते हो, अपने पति से करना चाहती हो, तो इन दैट सिचुएशन मुस्लिम जो वुमेन्स होती हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा शादी करनी पड़ती है किसी और से, एंड देन तभी दोबारा फिर उनकी फिर से अपने पुराने पति से शादी हो सकती है। तो इसे निकाह हलाला बोलते हैं। और इन सभी चीज़ों के खिलाफ पेटिशन है, और मतलब पेटिशन में बोला जा रहा है कि ये जो आर्टिकल्स हैं हमारे आर्टिकल 14, 15 एंड 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन को उसको काफ़ी हद तक वायलेट करते हैं, ये मुस्लिम जो पर्सनल लॉज हैं ये काफ़ी हद तक वायलेट करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ऐसी ने इम्प्लीट्स किया है एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू को इन पर्सनल लॉ केसेस के अंदर। हमें जानना जरूरी था कि निकाह हलाला से क्या मतलब है, पॉलीगेमी से क्या मतलब है, और कौन से फंडामेंटल जो राइट्स है उनको वायलेट किया जा रहा है। इसको क्लेम किया जा रहा है कि वायलेट करते हैं निकाह हलाला और पॉलीगेमी इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और हमको एक आईपीसी का जो सेक्शन 494 भी याद रखना है। ये क्या बोलता है आईपीसी का सेक्शन 494, द सेक्शन मेक्स दैट मैरिज अगेन
ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मतलब जब पति है या पत्नी है उस टाइम पे दोबारा से शादी की जाती है। ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years एंड फाइन। तो एक तरीके का ये क्या है, पनिशमेंट होगा इस कंडीशन में। दिस इज एक्चुअली क्या है, ये ऑफेंस है एक। दिस केस विल बी लिस्टेड आफ्टर द, ये फालतू की बात है। तो ये हमारे जो आईपीसी का जो इसके अंदर स्टैंड है वो ध्यान रखना है हमको। एंड दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे आपको निकाह हलाला और पॉलीगैमी के बारे में याद रखना है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो इसमें इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बताया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि तेलंगाना टॉप्स इन्फ्लेशन चार्ट्स एट 8.32%। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एक मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है और फिर हमारे यहाँ पे एक 5 years फ्रेमवर्क बनाया गया है। हमारे यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है जिसको कि दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, वो रखा गया है +4 के आसपास में, ±2, मतलब 2 से लेकर 6 की रेंज में इन्फ्लेशन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर स्टेटमेंट देनी पड़ती है आरबीआई को, जो भी रिसेंटली दी भी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों ब्रीच हो गया टारगेट, है ना। ऐसा यदि टारगेट कंटिन्यूसली ब्रीच हो जाता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक या उससे ज़्यादा, तो फिर स्टेटमेंट देनी होती है। तो अभी जो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कंट्री के अंदर हाई चल रहा है और काफ़ी स्टेट्स के अंदर तो इन्फ्लेशन 8.3%, 2% जैसे तेलंगाना में बताया जा रहा है बढ़ रहा है, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिसमें इन्फ्लेशन काफ़ी है। तो एवरेज जो इन्फ्लेशन है कंट्री का, ठीक है, उससे इसमें डेविएशन काफ़ी देखने को मिल रहा है काफ़ी स्टेट्स के अंदर। जो छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पे हालांकि काफ़ी कम भी है काफ़ी जगह, जैसे गोवा, मेघालय, मणिपुर में इन्फ्लेशन, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसकी सबसे ज़्यादा मार जो पड़ रही है तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम वगैरह में पड़ रही है। बताते हैं कि 14 स्टेट्स जो हैं जिनमें जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स भी आते हैं, वो नेशनल जो एवरेज है उससे ज़्यादा निकल रहा है उनका जो इन्फ्लेशन है वो, ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन के बारे में सब कुछ बताया गया है। कभी हम इन्फ्लेशन को पूरी तरह से हॉलिस्टिकली एज ए स्टैटिक पार्ट के तौर पर पूरा बता देंगे, जिसमें कि कॉर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कौन मेजर्स करता है, सीपीआई, आईडब्ल्यू सीपीआई, एग्रीकल्चर लेबर जो होता है, सीपीआई रूरल लेबर वगैरह सब चीज़ें क्या हैं, कभी कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको भी ले लेंगे नेक्स्ट, यदि हम जब भी देखते हैं इसको ले लेंगे हम बाद में ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो अटल ब्रिज जो है, दिस ब्रिज बिल्ट ऑन बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती तो एक अटल ब्रिज बना है और साबरमती रिवर फ्रंट पे बना है, ठीक है। साबरमती रिवर जो है अहमदाबाद में बहती है, आपको पता है, गुजरात के अंदर, ठीक है। और इक्विप्ड विद एन अट्रैक्टिव डिजाइन एंड एलईडी लाइट्स के थ्रू इसको इक्विप किया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव सा ये है, और ये दिखा रखा है जो आपका अटल ब्रिज है उसको, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्रिज। एंड 300 मीटर का ब्रिज है और 14 मीटर वाइड है। ओके, अब हम थोड़ा एनसीआरबी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एनसीआरबी का नाम हम काफ़ी बार सुनते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया एनसीआरबी और किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है कि 1986 के अंदर किसकी रिकमेंडेशन थी, ऑन द बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स एंड नेशनल पुलिस कमीशन, इन सभी लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर एनसीआरबी का फॉर्मेशन किया गया 1986 के अंदर, ठीक है। इट एक्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है, रिपोर्टिंग ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये किसके अंदर काम कर रहा है, एक तरह से काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, एज ए रिपोजिटरी ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम। तो ये रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम की तरह काम करता है एंड क्रिमिनल्स के ऊपर। तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स की रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम करता है, तो एज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेशन इन लिंकिंग क्राइम टू द परपिट्रेटर्स। तो ये मतलब इस तरीके का काम करता है। एनसीआरबी लुक्स आफ्टर, तो एनसीआरबी किस चीज़ के पीछे देखता है, कहाँ से अपने आंकड़े निकालता है, तो सीसीटीएनएस लुक्स आफ्टर सीसीटीएनएस क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो एनसीआरबी लुक्स आफ्टर सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को लुक्स आफ्टर करता है ना। एंड सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो, ठीक है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो एनसीआरबी निकालता है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट निकालता है ना, और जो प्रिजन्स का क्या स्टेटस चल रहा है वो निकालता है, उसको एक्सीडेंटल डेथ्स की रिपोर्ट निकालता है, सुसाइड्स की रिपोर्ट्स निकालता है इंडिया के अंदर एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पूरा बता दिया, कब बना है, कौन सी रिकमेंडेशन थी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको एनसीआरबी के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। इसको ध्यान रखना है आपको। सीसीटीएनएस की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो ये सोलोमन जो आइलैंड्स है उसके रिगार्डिंग न्यूज़ रही है, तो उन्होंने कुछ विजिट वगैरह को अभी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे काम की नहीं है। बट हमें एक इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो लोकेशन है सोलोमन आइलैंड्स की उसको देख लेते हैं हम। तो देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का मैं बोलूँ कि फ्रंट कौन सा हो गया ये, या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंट। तो इसमें इस तरफ ये जो है सोलोमन आइलैंड्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स का जो ग्रुप है ना, तुलागी एंड बुआला गिजो, ठीक है, एंड किरा, ये वो काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं ना, और ये काफ़ी ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड्स जो है वो एक तरह से सोलोमन आइलैंड्स हैं, ओके। इसमें इमेज में आप और क्लियरली देख सकते हो कि जो सोलोमन आइलैंड्स हैं उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है वो, ठीक है। ये कोरल सी है, ये ध्यान रखना, तस्मान सी है यहाँ पे, इंडियन ओशन इस साइड में आ ही जाता है, आपको पता रखना है इस चीज़ को। ये इंडोनेशिया है, एंड ईस्ट तिमूर जो है उसको आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, सोलोमन आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स की रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जान लिया है।
नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो चाइनाज क्लेम ऑन अरुणाचल आउटरेजियस। तो ये आउटरेजियस है काफ़ी ज़्यादा, जो चाइना का क्लेम है। इसके अंदर हम इमेज से अभी देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी क्या लोकेशन है ना, क्या डिस्प्यूट एरिया वगैरह है उसको। तो ये देखो पूरा मैप है हमारा, और ये कश्मीर का मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इलाका है ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये जो इलाका है वो सक्सगाम वैली है एक तरह से, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ये अक्षय चीन वाला इलाका है जो कि इंडिया क्लेम कर रहा है। एरिया हेल्ड बाई चाइना, क्लेम्ड बाई इंडिया। ये सियाचिन है, ये आपको पता है। ये जम्मू कश्मीर है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाई इंडिया है। और ये कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है पूरा। और अरुणाचल प्रदेश को लार्जली क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, जो कि आउटरेजियस है, साफ साफ बोला गया है यहाँ पे। दिस इज मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट है। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने देख लिया टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है इंडिया और चाइना के बीच में, उनके बारे में हमने काफ़ी हद तक जान लिया है इस इमेज के थ्रू। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी ये जर्मन के एक न्यू एम्बेसडर हैं जर्मनी के, तो उन्होंने बोला है कि वॉयलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर है जो ये ट्रांसमाइग्रेशन नहीं, ट्रांसग्रेशन जो है, और LOC के आसपास, LAC के आसपास, सॉरी, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो ये ट्रांसग्रेशन जो है वो काफ़ी आउटरेजियस है और काफ़ी वॉयलेशन हो रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्डर्स का। ये जर्मन के जो न्यू एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने बोला है ऐसा। तो इस इमेज के थ्रू हमने जान लिया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो जो ला लीना है, ठीक है, ला नीना जो है, और अल नीनो और ला नीना जो इवेंट्स होती है, अल नीनो हमारे लिए घातक होता है, खतरनाक होता है। ला लीना हमारे मानसून के लिए अच्छा होता है। तो ला लीना कंडीशंस एंटर थर्ड ईयर। तो ऐसा कितनी बार हुआ है? 6 टाइम है ये, छठवीं बार है ये कि 1950 के बाद ऐसा हुआ है कि थर्ड मतलब ईयर में एंट्री कर ली है ला लीना ने। और काफ़ी अच्छा इसकी वजह से हमारे यहाँ पे मानसून वगैरह रहा है। इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है साफ साफ कि हमारे जहाँ पे जो रेनफॉल हुई है वो 740.3 mm रेनफॉल जो हुई है वो काफ़ी ठीक ठाक सी हो गई है अगस्त तक इतनी, और 7% मोर अबोव सीजनल एवरेज से जो होता है ना, जो सेशनल एवरेज होता है उससे 7% मोर ज़्यादा हुई है। तो ये हमारे लिए बेटर है। ला लीना को भी हम एक बार मतलब कि कुछ लेक्चरों के बाद अभी ला लीना और अल नीनो को हम अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे, पूरा अच्छे से समझ लेंगे। अभी आपको ये समझना है कि ला लीना जो हो रहा है वो तीसरी ईयर के अंदर एंट्री कर रहा है, और ये छठवीं बार हो रहा है ऐसा कंटिन्यूसली। ओके, मतलब 1950 के बाद छठवीं बार ऐसा हो रहा है, नॉट कंटिन्यूसली, छठवीं बार ऐसा हो रहा है कि ये थर्ड ईयर में एंट्री कर रहा है। और इससे इंडिया को फ़ायदा होता है। और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं काफ़ी जगह, जैसे हरिकेन्स वगैरह, इंटेंस हरिकेन्स वगैरह हो जाते हैं इसकी वजह से ना, अटलांटिक ओशियन के अंदर और बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये भी हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ला लीना की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो। अब हम देखते हैं कि ये न्यूज़ इतनी काम की नहीं है, ये डेली न्यूज़ आ रही है आजकल की। कभी जो है रुपीज़ डाउन हो रहा है, कभी प्लस में जा रहा है, बहुत सारे एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से, ठीक है। तो वो उसी के रिगार्डिंग इसमें बताया गया है कि अप्रिसिएट किया है करेंसी ने अभी, है ना। हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नंबर्स इन न्यूज़ को देख लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर्स इन न्यूज़ के अंदर आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री का जो ट्रांसप्लांट किया गया। तो काफ़ी बार अभी क्या हो रहा है कि जैसे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो ट्रीज़ को काटने के बजाय उनको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। तो जो बताया गया है कि उसमें सक्सेसफुल जो रेट है ट्रांसप्लांटेशन के अंदर वो काफ़ी कम है। ओनली 33% जो ट्रीज़ हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ का ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, उसमें से केवल 33% ट्रीज जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू जो सर्वाइवल है ट्रीज़ का वो काफ़ी लेस है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं फीमेल सुसाइड के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। तो ये पूरा इतने नंबर ऑफ द फीमेल्स है उन्होंने सुसाइड कमिट किया है 2021 के अंदर कंट्री के अंदर। मोर देन द हाफ देम आर हाउस वाइफ्स है, मतलब उनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो सब्सटेंशियल जो नंबर है वो हाउस वाइफ्स का है, मोर देन हाफ। तो 23178 जो है सुसाइड्स हुए हैं वो हाउस वाइफों ने किए हैं। और फिर स्टूडेंट्स जो है उनकी सुसाइड 5693 है, और डेली वेज अर्नर्स की सुसाइड 4264 है। कुछ आंकड़े हैं जो आप एक्चुअली में कोई मेंस का आंसर आ जाता है तो वहाँ पे यूज में ले सकते हो और बता सकते हो कि अभी हमारे यहाँ पे सुसाइड की कंडीशन क्या है, और मेंटल हेल्थ केयर वगैरह प्रोवाइड करना जरूरी है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना जरूरी है, एक रोबस्ट फैमिली सिस्टम को बनाए जाने की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके की सजेशंस आप वे फॉरवर्ड में लिख भी सकते हो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब नाउ बेलिंग आउट पाकिस्तान। तो IMF जो हो रहा है वो $1.1 बिलियन जो है वो पैसा सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान को। बहुत सारी प्री कंडीशंस हैं, उनको भी पाकिस्तान को फुलफिल इसके लिए करना पड़ेगा। पहले भी $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज साइन किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा, बट रिपीटेडली स्टॉल कर दिया गया था उसको, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रेनिगेड हो, मतलब कि हिज गवर्नमेंट रेनिगेड ऑन एग्रीड रिफॉर्म्स ऑन सब्सिडीज एंड फेल टू इम्प्रूव टैक्स कलेक्शंस। तो उसको बार बार स्टॉल कर दिया गया था। अभी ये $1.1 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, और रिलीज टू पाकिस्तान इमीडिएटली अपार्ट फ्रॉम एन एडिशनल $500 मिलियन का टू टोटल साइज ऑफ दी पैकेज। फिर एडिशनल इतना भी दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। रिस्क ऑफ फेमाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अफगानिस्तान के अंदर, ये बताया गया है। अकॉर्डिंग टू यूएन जो ह्यूमैनिटेरियन चीफ है उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा फेमाइन की कंडीशन बनने की संभावना है। तो काफ़ी अर्ज किया जा रहा है कि रशिया, चाइना, है ना, और सब कंट्रीज़ को, तो फेमाइन की सिचुएशन अफगानिस्तान में बनने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हो रही है
है ना। इसमें बोला हुआ गया है 6 द नंबर ऑफ द पीपल एट रिस्क ऑफ फेमाइन इन अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू UN ह्यूमैनिटेरियन एंड चीफ। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमाइन की कंडीशन बनने की संभावना हो रही है। नेक्स्ट अब हम एडिटोरियल्स को देखते हैं। तो फ्लड्स एंड फॉइज को देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें बताया गया है इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स। तो आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई हुई है काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तान जो है बोलते हैं 1/3 पाकिस्तान अभी डूब चुका है उस बाढ़ के अंदर। इकोनॉमिक पहले ही पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल थी, वनरेबल थी। इस तरीके का फेमाइन कहा जा रहा है पाकिस्तान को बिल्कुल एकदम बैक साइड पे ले गया है, बैक फुट पे ले गया है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो फ्लड्स आई हुई है और इसमें इंडिया को हेल्प करनी चाहिए पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को अपना एक्सटेंड करना चाहिए सपोर्ट, और पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से ट्रेड इंडिया से स्टार्ट करना चाहिए। उन सभी चीज़ों की रिगार्डिंग बात की गई है। देखते हैं हम इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि देखो वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल जो डिजास्टर इन द नेबरहुड इन रिसेंट टाइम्स है। मोर देन 11,000 पीपलों की डेथ हो चुकी है और 3.3 करोड़ जो लोग हैं वो इससे अफेक्टेड हुए हैं। 1/3 ऑफ द कंट्री अंडर वाटर है और एस्टिमेट बताया जा रहा है कि $10 बिलियन का नुकसान बताया जा रहा है। $10 बिलियन मतलब लगभग आप मान सकते हो 80,000 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। इसका नुकसान बताया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह काफ़ी डैमेज हुई हैं, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप्स वगैरह के ऊपर दिक्कत आई है। एंड जैसे ही वाटर रिसीड करेगा तो बाद में बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ दी बीमारियों के निकलने की संभावनाएं भी हैं। तो काफ़ी डिवास्टिंग है ये, और काफ़ी ज़्यादा ये जो फ्लड है वो डिवास्टेशन क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो इसमें बताया जा रहा है कि IMF का जो सपोर्ट आया है वो तो बता दिया गया है, इतना सपोर्ट दिया जा रहा है, उसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी। और पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अभी इंडिया के साथ भी बात की है एक तरह से, कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में जो ट्रेड बिल्कुल एकदम रुक गया था और ट्रेड बैन इम्पोज कर दिया गया था, उसको काफ़ी हद तक खोलने की बातें चल रही हैं और उसके रिगार्डिंग बातें की जा रही हैं यहाँ पे, है ना। और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान केवल एक तो सपोर्ट गया था पाकिस्तान को, उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन जो एड जाता है अफगानिस्तान को वो गया था, उतना ही ट्रेड एक तरह से चल रहा था हम बोल सकते हैं ना। और थोड़ा फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स की बात कर ली जाए तो वो चीज़ें थी, है ना। फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स तो क्यों, बेसिकली जो कि कोविड-19 था तो उस टाइम पे हुआ था। तो इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड था इंडिया का और उसके बीच में पूरा बैन हो रखा था, तो उसको दोबारा रीओपन करने की बातें भी चल रही हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डेस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ इंडियन पाकिस्तान टाइज, काफ़ी ज़्यादा रिलेशन जो है अच्छे नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन। और न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद मस्ट पुट असाइड देयर डोमेस्टिक कंसिडरेशंस। एंड क्या करना चाहिए, इस मौके को अच्छे से भुनाना चाहिए और लोगों की, इंडिया को भी जाके मदद करनी चाहिए इस बैड सिचुएशन के अंदर, और रिस्टोर करना चाहिए टाइज को, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे राइटर की तरह, ठीक है। और फिर आगे लिखा गया है इसमें, ठीक है, इसमें आगे बताया गया है वुड भी तो बहुत मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके अलावा SCO का भी एक समिट होने वाली है। उस समिट के अंदर उज्बेकिस्तान में होंगी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है मिलने वाले हैं। तो उनको रिगार्डिंग बात करनी चाहिए और थोड़ा सा टाइज को रिस्टोर करने के अंदर मतलब कि अपना पॉजिटिव स्पिरिट दिखानी चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस न्यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट कंटेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल है जिसको हम अच्छे से देखेंगे। हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म, तो दिखाया जा रहा है इसके अंदर कुल मिला के कंजम्पशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। पास्ट टाइम से रहा है, हिस्टोरिकली भी आप जानते हो कि हम हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे। जब हंटर एंड गैदरर्स हम हिस्टोरिकली हुआ करते थे तो लोग झुंड में चला करते थे, फिर हंटिंग करते थे। हंटिंग में बेसिकली एनिमल्स किया करते थे, फिर गैदरिंग का काम जो होता था फूड के अंदर फ्रूट्स वगैरह को गैदर करना और प्रिजर्व करना फूड को, है ना, वो काम बच्चों का और फीमेल्स का हुआ करता था। तो बताते हैं कि उस टाइम पे फीमेल्स की पोजीशन काफ़ी ठीक थी क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता था। इससे भी ज़्यादा कि जो हंटिंग वगैरह है उससे भी ज़्यादा फूड प्रिजर्वेशन को और गैदरिंग को इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो इस वजह से फीमेल्स की कंडीशन काफ़ी ठीक थी। फिर हमने जैसे जब सिविलाइजेशन इवॉल्व किया और फिर हम आगे बढ़ते गए, फिर एक वैदिक टाइम आया एंड देन बाद में अपर गंगेटिक प्लेन के अंदर जब मूवमेंट हुआ स्टार्ट, और तब मतलब कि एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक फ्लरिश होने लगा। तो मेल डोमिनेंस स्टार्ट होने लगता है क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर होता है कि आपको जो प्लो करना होता है फील्ड को, उस प्लो के अंदर आपको थोड़ा मस्कुलरिटी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एल्यूवियल सॉइल होने की वजह से इसको प्लो करना काफ़ी टफ था। तो ऐसी कंडीशन में मेल ही इस चीज़ को कर पा रहा था। तो फिर हाउस के जो वर्क होते हैं उसमें फीमेल इंडल्ज हो जाती हैं और एक तरह से एग्रीकल्चर जो होता है वो उसमें मेल का डोमिनेंस बढ़ जाता है और एग्रीकल्चर ही प्राइम जो होता है वो फंक्शन होता है, प्राइम ऑक्यूपेशन होता है। तो वहाँ पर मेल डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से मेल डोमिनेंस की कहानी बनती है पूरी की पूरी। लेकिन स्टार्टिंग से कंजम्पशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, नो डाउट। और आज भी इंसान जो अपनी कमाई का काफ़ी बड़ा एक चंक है वो कंजम्पशन में ही मतलब बोल सकते हैं कि हम यूज में लेता है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि कंजम्पशन हैबिट्स में परिवर्तन कैसे आ रहा है। तो इसमें बताया गया है कि सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ है, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन डेवलप्ड कंट्रीज हैज लेड टू ए ग्रोथ इन कंजम्पशन। तो पहले क्या होता था, लोग केवल सर्वाइवल के लिए खाते थे, केवल
खा लिया फिर सर्वाइव कर लिया, खा लिया फिर सर्वाइव कर लिया। तो इस तरीके से था और काफ़ी फूड स्कैर्सिटी भी हुआ करती थी। आपको खुद को पता है कि इंडिया के अंदर भी फेमाइन्स की कंडीशन रही है और फूड बहुत स्कैर्सिटी थी उस टाइम पे। हम देखना चाहे तो एवरेज एज जो होती थी जब हम फ्री हुए थे तब केवल 32 ईयर्स होती थी। ये तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया इंडिया के अंदर भी। और यदि मैं इंटरनेशनली बोलना चाहूँ तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहा उसके बाद प्रोडक्शन हाई होने लगे, क्योंकि हम केवल फूड ग्रेन्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम कंजम्पशन हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो ऑल काइंड ऑफ द कंजम्पशन हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पहनने के कपड़े हो सकते हैं, आपकी लग्जरी की चीज़ें हो सकती हैं, आपका फूड भी हो सकता है, एवरी काइंड ऑफ। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही इसमें काफ़ी एक तेज़ी आई थी काफ़ी ज़्यादा। और मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा। जो पहले केवल सर्वाइवल के लिए था वो अब लग्जरी के अंदर होने लगा और लोगों ने स्टोरेज करना भी स्टार्ट किया और एक्विजिशन वगैरह, वेल्थी मटेरियल्स वगैरह को यूटिलाइज करना वगैरह सब कुछ चालू हुआ। अब यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो की यदि बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक ने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली शिफ्ट किया है हैबिट्स को, कंज्यूमर बिहेवियर को। तो लॉकडाउन के अंदर लोगों ने ई कॉमर्स के अंदर काफ़ी हद तक शिफ्ट किया है। अब इसी के ऊपर ये पूरा फोकस रहेगा, ई कॉमर्स के ऊपर, गिग इकोनॉमी के ऊपर। और जो अभी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक नया पूरा फॉर्मेट चालू हुआ है जिसमें 10 से 15 मिनट में आपके घरों में सामान को डिलीवर करने की बात की जा रही है ऐप्स के थ्रू। तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो अपने आप में एडिटोरियल है वो। तो बाद में बोलते हैं कि लॉकडाउन के अंदर काफ़ी हद तक हैबिट्स बदली और ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक द वर्ल्ड विटनेसेस श्रिंकेज। तो इसमें श्रिंकेज ऑफ डिमांड है, तो डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, है ना, क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी नहीं थी ज़्यादा। लोग घरों के अंदर थे, केवल सर्वाइव करना चाह रहे थे, ज़्यादा स्टोरेज करना नहीं चाह रहे थे। और हम बोल सकते हैं कि इस तरह से स्टोरेज करना नहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल नहीं थी लोगों को, क्योंकि एप्रीहेंशन था तो थोड़ी सेविंग देख रहे थे वो कि हो सकता है कि फ्यूचर में काम ना मिले तो फिर थोड़ी सेविंग जरूरी है। तो लोगों का डिमांड जो थी वो श्रिंक हो गई थी। लेकिन बहुत ही अच्छा एक कीवर्ड यहाँ पे डाला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी जब हुई और कंज्यूमरिज्म एकदम से तेज़ी से बढ़ा है फिर दोबारा से। और अब क्या हो रहा है, जो सप्रेस हुआ था कंज्यूमरिज्म, जो डिमांड कम हुई थी, वो रिवेंज शॉपिंग के तौर पे निकल के आ रही है। ये लोगों को लग रहा है कि यार हम इतने दिन तक कमरे में बंद रहे, हम 1 डेढ़ साल तक घर से बाहर नहीं निकले, तो अब हमें खूब फन करना है, खूब मस्ती करनी है, उसे रिवेंज शॉपिंग और खूब सारी शॉपिंग करनी है। तो इसे रिवेंज शॉपिंग के नाम से नया वर्ड दिया गया है, नाम दिया गया है एक तरह से ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडर्न डे जो कंज्यूमरिज्म जो है इज नॉट एन ओनली अबाउट द वांटिंग मोर बट ऑल्सो वांटिंग इन फास्ट। तो जो अभी का जो कंज्यूमरिज्म है ना वो केवल ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पाना है, ज़्यादा नहीं पाना है, तेज़ी से पाना है। ये इसे बोलते हैं वी आर इन द एज ऑफ हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म। तो इसके लिए एक वर्ड बोला गया है हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म। देयर इज ए क्लैमर टू बी द फास्टेस्ट टू रीच द कंज्यूमर। और यहाँ पे एक फैशन, एक क्लैमर बना हुआ है कि कैसे भी करके कंज्यूमर तक फास्टेस्ट पहुंचना है, और एक कंपटीशन का एक ग्राउंड भी बन गया है। और ई कॉमर्स कंपनी यूबिक्विटसली ग्रोथ कर रही है और इंटरनेट भी यूबिक्विटसली ग्रोथ कर रहा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसमें ई कॉमर्स कंपनीज काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के टूल्स यूज में ले रही हैं और तो जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक पहुंचना चाह रही है, अपने सामान को पहुंचाना चाह रही है। और अभी एक सर्वे हुआ उसमें पाया गया कि 56% ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर्स बिटवीन द एज 18 to 34 ये क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो गुड है उनको वो सेम डे के ऊपर डिलीवर हो जाए। और 61% वॉन्ट देयर पैकेज एवन फास्टर विद इन 1 to 3 आवर्स के अंदर डिलीवर हो जाए। तो इस तरह से केवल कंज्यूमरिज्म नहीं चल रहा है, केवल हम नहीं बोल रहे हैं कि लोगों का फैसिनेशन है चीज़ों को कलेक्ट करने से लेकर चीज़ों को ग्रैब करने से लेकर तेज़ी से वो ग्रैब कर पाएँ, तेज़ी से वो खरीद पाएँ, इसके ऊपर भी लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान है और वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी नई नई कंपनियाँ आ रही है जो क्लेम कर रही हैं कि हम डिलीवरी 10 मिनट के अंदर कर देंगे, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। और नेटवर्क और एल्गोरिथम एंड लिवरेजिंग द प्रिडिक्टिव वगैरह सब चीज़ों को यूज में लेते हुए ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने की वो बात कर रहे हैं। तो जब 10 मिनट में डिलीवरी की बात आ रही है तो बहुत सारे कंसर्न्स भी इसके रिगार्डिंग उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं प्रोफेशनल के द्वारा कि ये रेकलेसनेस को क्रिएट करेगा। लोग ड्राइविंग जो होंगे, डिलीवर्स होंगे, वो रेकलेसली ड्राइविंग करेंगे, तेज़ी से जाना चाहेंगे, रश करेंगे एकदम से। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। उसके साथ ही डिस्क्रिमिनेट वर्क प्रेशर क्रिएट हो सकता है और मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं गिग वर्कर्स के साथ। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। एन इंडस्ट्री विच ऑफर्स लिटिल नो सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, जहाँ पे कि ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी वगैरह गिग वर्कर्स को है नहीं, तो ऐसे में उनके साथ इस तरीके की चीज़ों का होना कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज लेके आ सकता है। बाद में गिग इकोनॉमी के बारे में नीति आयोग की क्या रिपोर्ट है वो बता रहे हैं कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सजेस्ट एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो नीति आयोग ने बोला था कि भाई गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए आप क्या करो, एक तरह से सिक्योर करो किस चीज़ को, एक्सटेंड करो सोशल सिक्योरिटीज़ को, इंक्लूडिंग पेड सिक लीव हो, हेल्थ एक्सेस हो, इंश्योरेंस हो, वगैरह वगैरह सब चीज़ें हो, एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड वर्क एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह भी होना चाहिए गिग वर्कर्स के लिए। इसके रिगार्डिंग नीति आयोग ने सजेशन दिए हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म जो है उसके बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं है, बेनिफिट भी है काफ़ी सारा। कैसे बेनिफिट है तो बता रहे हैं कि 2020-21 के अंदर जहाँ पे कि 7.7 लाख हम बोल सकते हैं, एक तरह से 7.7, तो हम बोल सकते हैं 77 लाख, 77 लाख जो है वर्कर्स वर इंगेज इन द गिग इकोनॉमी अकाउंटिंग फॉर 1.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया। तो कितने सारे लोग जो है गिग इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि इंडिया की वर्कफोर्स का 1.5% बनाते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इस तरीके की वर्कफोर्स का पार्ट बनाना। दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 23.5 मिलियन वर्कर्स टिल 2029 to 30। तो ये कितने लगभग
2.3 करोड़, 2.35 करोड़ के आसपास लोग हो जाएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा 4.1% ऑफ द टोटल लाइवलीहुड इन इंडिया, मेकिंग अप टू 4.1% ऑफ द टोटल लाइवलीहुड इन इंडिया। तो सब्सटेंशियल बेनिफिट्स इन फ्यूचर रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ द गिग इकोनॉमी इन इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें बता रहे हैं कि यदि ऐसा किया जाएगा तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा वो, ठीक है। India's burgeoning gig economy has the potential to provide up to 9 crore jobs in the non-farm economy alone. जनरेट ओवर काफ़ी सारा इसमें क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वर्क जनरेट हो सकता है और ये कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी के अंदर 1.25%। तो काफ़ी बड़ा एक मतलब कि गिग जो इकोनॉमी है कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसको लेके हमको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए और साथ ही साथ में यदि हम इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स ला पाएँ, सोशल सिक्योरिटी दे पाएँ, ठीक है, तो फिर इन सिचुएशन ये इकोनॉमी जो है काफ़ी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है गिग इकोनॉमी जो है वो। आगे बताते हैं, हाउएवर पुटिंग द ऑनस ऑफ एंटायरली ऑन आइदर बिजनेसेज और कंज्यूमर्स वुड बी अनजस्ट। केवल इन लोगों के ऊपर ही पूरा बर्डन डाल देना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि फॉर द बिजनेसेज द परस्यूट ऑफ द वैल्यूएशन रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड परस्यूट ऑफ द इक्विटी गुड सोशल गुड हेल्थ एंड एनवायरमेंट नीड नॉट ऑलवेज बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये बातें बोली गई हैं फालतू फालतू की, है ना। तो हम फाइनली देख लेते हैं। तो 10 मिनट के अंदर जो डिलीवरी वाला ये सिस्टम जो चल रहा है इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। एंड वी मस्ट ऑल्सो एनालाइज, है ना, इट्स फ्रॉम एन इथिकल सोशल एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तो ये हमको ये भी समझना होगा कि इथिकल सोशल एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ये बनाता है, इस चीज़ को हमको देखना होगा, ठीक है। बहुत कंज्यूमर्स एंड बिजनेस शुड बी माइंडफुल the wide ranging consequences of their actions and 360-degree analysis of the business decisions must be undertake for the larger good। तो मतलब जितनी भी चीज़ें की जा रही है उनमें पूरी तरह से आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही इन चीज़ों को लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। और इंप्लीमेंट भी करना है तो इफेक्टिवली अच्छे से उसमें जो लैक्यूनास है उनको दूर करते हुए इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती है ना, या वापस लास्ट में जाके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी गिव्स अस लीवरेज टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। हालांकि टेक्नोलॉजी हमें लीवरेज देती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, बट जो विजडम होती है ना, बट जो बुद्धिमत्ता होती है, कैन टेल अस विच प्रॉब्लम आर वर्थ सॉल्विंग, कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए। कि 10 मिनट में डिलीवरी ज़्यादा जरूरी है या फिर कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा जरूरी है, या फिर दोनों का एक मीडियम पाथ निकाला जा सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। और इस विजडम से पता चलता है कि कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। और वर्थ सॉल्विंग मतलब किस चीज़ को सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये विजडम से पता चलता है। जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी हमें लीवरेज देती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, बुद्धिमत्ता हमें बताती है एक तरीके से कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा मूल्यवान रहेगा, जिसका वर्थ ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो एडिटोरियल है वो समाप्त होता है। अब हम आज से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे डीएनए के अंदर, जिसमें हम डेली कुछ कंसेप्ट की बातें करेंगे। तो आज के कंसेप्ट को देखते हैं हम। आज के कंसेप्ट क्या हैं? टूडेज कंसेप्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो इन तीन चीज़ों को हम देखेंगे और इनको डिकोड करेंगे हम कि क्या मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, मशीन लर्निंग से, डीप लर्निंग से, इनमें क्या रिलेशन है, क्या कुछ। ये आज के कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे। तीन कंसेप्ट हमारे सामने रहने वाले हैं। ये हमने नया सेक्शन स्टार्ट किया है हमारे डीएनए के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटेलिजेंसी को देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। तो देखो ये न्यू ब्रांच है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, दिस इज द न्यू ब्रांच। इसमें क्या किया जाता है, ट्राई टू बिल्ड स्मार्ट मशीन, स्मार्ट मशीन बनाने की कोशिश की जाती है टू परफॉर्म टास्क विच नॉर्मली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एक ऐसे काम, कुछ ऐसे काम जिनको जनरली ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू किया जाता है, उनके लिए, ठीक है, स्मार्ट मशीन बनाई जाती है उन कामों को करने के लिए। तो एक नई ब्रांच है ये, कोई तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ट्राई टू बिल्ड स्मार्ट मशीन टू परफॉर्म टास्क विच नॉर्मली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन है। अब इसमें क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंसी जो होती है ना, इज द सीरेब्रल एबिलिटी, ये हमारे मस्तिष्क की जो सीरेब्रल एबिलिटी है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंसी, ठीक है। ये क्या है, सीरेब्रल एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस है, एज सीन इन कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। तो हमारी बहुत सारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि ये नजर आती है, दिखाई देती है ह्यूमन जो इंटेलिजेंस होती है। और ये सीरेब्रल एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो। और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जिस चीज़ को कर सकता है उसको मशीन कर पाए, इस तरीके की मशीनों को बनाना, ठीक है, और उनसे काम करवाना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ह्यूमन क्या क्या डिस्प्ले करते हैं, तो देखो ह्यूमंस रीजन लगाते हैं, अपना खुद का कॉमन सेंस रीजन लगाते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कैसे डिसाइड करना है टफ कंडीशंस के अंदर, इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मशीन भी कर पाए, इस तरीके के इस मशीन का, स्मार्ट मशीन को क्रिएट किया जाए कि वो ह्यूमंस को मिमिक करे। हालांकि हॉलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन कितनी लेवल तक इसको ले जाया जा सकता है, ठीक है, बात वो है। तो दैट इज समवेयर नॉन एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो मैं सिंपलेस्ट वे में बोलना चाहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, जिसके थ्रू कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे परफॉर्म करते हैं टास्क, उस इंटेलिजेंस की तरह ही मशीन भी परफॉर्म करे उन टास्क को, है ना। तो इस तरीके की स्मार्ट मशीन बनाई जाए, तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। और मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से कैसे अलग है, यदि इसको हम जानना चाहें तो हम देखते हैं आगे। मशीन लर्निंग क्या है,
तो देखो आगे इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखो मशीन लर्निंग में क्या होगा, एक कंप्यूटर इज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक कंप्यूटर एक्सपीरियंस से सीख रहा है मानो यदि, ठीक है, इन सम टास्क एंड परफॉर्मिंग बेटर इफ इट्स परफॉर्मेंस एट द सेम टास्क एज मेजर बाय द सेम परफॉर्मेंस मेजर्स इंप्रूव विद एक्सपीरियंस। तो दिस इज लाइक मशीन लर्निंग। एक कंप्यूटर कोई काम कर रहा है, कंप्यूटर काम करते जा रहा है, जैसे जैसे काम करता जा रहा है तो वो दक्ष होता जा रहा है, ठीक है। जैसे एक आदमी किसी काम को करता है, वो करता करता है वो अनुभवी होता जाता है उसमें, तो वो दक्ष हो जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर डे बाई डे वो काम को करते हुए उसको एक्सपीरियंस कर रहा है और उसकी वजह से अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते जा रहा है, उसके अंदर दक्ष हो जा रहा है उस काम के अंदर। यही है मशीन लर्निंग एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड एन एल्गोरिथम टू ए मशीन, इसमें मशीन को एक एल्गोरिथम प्रोवाइड की जाती है, परफॉर्म सम फंक्शंस विदाउट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें अलग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, बाहर से कुछ इनपुट नहीं देना है आपको, बाहर से आपको कमांड नहीं देनी है, बाहर से आपको डिमांड नहीं रखनी है अपनी। मशीन खुद ही, पहले इसमें एक एल्गोरिथम इंस्टॉल कर दी गई, एल्गोरिथम डाल दी गई, प्रोवाइड कर दी गई, अब मशीन खुद ब खुद विदाउट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस कुछ परफॉर्म करने लगे कुछ फंक्शंस को, तो दैट इज समवेयर नॉन एज द मशीन लर्निंग, जिसमें कि वो कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करती है परफॉर्मेंस से सीखते हुए, ठीक है। वी हैव एमएल, यदि एग्जाम्पल जो है, तो यदि ऐसा हो जाता है कि हम एक एल्गोरिथम दे देते हैं, कोई एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते हैं और मशीन कुछ परफॉर्म करने लगती है, तो उसे मशीन लर्निंग बोलते हैं। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो स्पैम ईमेल्स होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं फिल्टर आउट करना ईमेल स्पैम, मशीन लर्निंग इज यूज, तो वहाँ पे मशीन लर्निंग को यूज में किया जाता है, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा डीप लर्निंग को देख लेते हैं, फिर तीनों में रिलेशनशिप को भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब डीप लर्निंग की बात की जाती है कि व्हाट इज डीप लर्निंग, तो देखो अच्छे से सुनना है। वी ह्यूमन लर्न विद ईच पासिंग डे, हर एक दिन गुजरता जाता है, हम सीखते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, ठीक है। ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं हम, बच्चा होता है छोटा सा होता है, फिर वो सीखता है, बचपन से सीखना स्टार्ट करता है, लगातार सीखता जाता है, और जैसे जैसे होता है वो अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ सीखता हो जाता है। कैन वी मेक मशीन लर्न द सेम वे, क्या हम मशीन को भी ऐसा बना सकते हैं कि इस तरह से वो समझें, इस तरह से वो सीखें, इस तरह से वो जानें, ठीक है। तो डीप लर्निंग इज व्हेन वी टीच कंप्यूटर्स टू बिहेव लाइक ए ह्यूमन वुड एंड लर्न बाई एग्जाम्पल, लाइक ड्राइवरलेस कार्स इसका एग्जाम्पल है, तो इसे डीप लर्निंग बोलेंगे। तो डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग इज व्हेन वी टीच कंप्यूटर्स टू बिहेव लाइक ह्यूमंस, है ना, वुड एंड लर्न बाई एग्जाम्पल। तो इसमें मतलब कि इसका जो एक डीप लर्निंग का एग्जाम्पल हम ड्राइवरलेस कार बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, द कार्स हैव टू स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डॉग्स एंड कार्स, तो मतलब कार्स को क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना कि डॉग्स कौन है, कार कौन है, कैट कौन है, इलेक्ट्रिक पोल्स क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना कार स्टार्ट कर देगी ड्राइवरलेस कार। विद ईच एक्सपीरियंस वो लर्न करते जाएंगे, समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और इस तरह से मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डीप लर्निंग है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कंप्यूटर को ह्यूमन लाइक बिहेव करने के लिए तैयार करते हैं, टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे ड्राइवरलेस कार। अब काफ़ी हद तक आपको ये सब चीज़ें सेम सी नजर आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन मैं यदि इनको बनाना चाहूँ, इनके बीच में रिलेशन बनाना चाहूँ ना, कि काफ़ी आपको लग रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसा ही था, कुछ मशीन लर्निंग भी ऐसा ही था, बट देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है इनके बीच में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डीप लर्निंग एमएल के अंदर आ रही है, आप ऐसे बोल सकते हो, मशीन लर्निंग का सब पार्ट है, और एक तरह से हम बोल सकते हैं फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा डोमेन है। तो यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलना चाहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम्स विद एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन लाइक ह्यूमंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, प्रोग्राम्स विद द एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन लाइक ह्यूमंस, मानव की तरह जानना, समझना, लर्न करना, सीखना और रीजन्स करना ह्यूमंस की तरह। ये क्या है, ये इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। वहीं पे मशीन लर्निंग की यदि मैं बात करूँ कि मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है, तो मशीन लर्निंग है एल्गोरिथम्स है विद एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, बाहर से प्रोग्राम करे बिना एल्गोरिथम्स के थ्रू, एल्गोरिथम्स विद द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अच्छे से सुनना है आपको, ये डेफिनेशन है एमएल की, एल्गोरिथम्स। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्या है, प्रोग्राम्स है, मशीन लर्निंग क्या है, एल्गोरिथम्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दोबारा मैं डेफिनेशन आपको बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से सुनिए, प्रोग्राम्स विद द एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन लाइक ह्यूमंस, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स विद एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, एल्गोरिथम विद एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, तो बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बिना, ठीक है, एल्गोरिथम्स जिनमें एबिलिटी टू लर्न हो, दैट इज मशीन लर्निंग। और डीप लर्निंग की जब बात की जाएगी तो दिस इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन विच आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, अडेप्ट एंड लर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ द डाटा। तो डीप लर्निंग के अंदर बहुत सारा डाटा, जैसे मैंने आपको बताया ना, उनको डाटा दिया जाएगा हर चीज़ का, कैट कैसी होती है, डॉग कैसे होता है, हर नई चीज़ का एक डाटा दिया जाएगा, डाटा को उसके अंदर फीड किया जाएगा, बहुत ही डीपली उनको हर चीज़ को डिस्टिंग्विश करना सिखाया जाएगा। तो डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है, डीप लर्निंग इज द सब पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग, जिसमें कि क्या होता है, आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क होता है, आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क होता है, आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क होता है एक, है ना, और आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क्स होते हैं, और फिर अडेप्ट एंड लर्न किया जाता है वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इसके अंदर,
मशीन के द्वारा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डाटा इसमें फीड किया जाता है और डिस्टिंग्विश करना सिखाया जाता है, तो ये हो जाती है आपकी डीप लर्निंग। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एआई, एमएल और डीप लर्निंग के बीच में रिलेशन है। तो एआई एक प्रोग्राम है, एमएल कुछ एल्गोरिथम्स है और डीप लर्निंग क्या हुई है, वास्ट अमाउंट ऑफ द डाटा आप क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो किसी मशीन को, अडेप्ट करवा रहे हो, सिखा रहे हो, जिससे कि वो डिस्टिंग्विश कर पा रही है चीज़ों के बीच में। इसका एग्जाम्पल मैं ड्राइवरलेस कार बोल सकता हूँ, जो कि ड्राइवरलेस कार्स को वास्ट अमाउंट ऑफ द डाटा सिखाया जाता है, बताया जाता है, पूल्स के बारे में, कार्स के बारे में, डॉग्स के बारे में, कैट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ताकि वो पूरी तरह से समझ जाता है। डीप लर्निंग होती है और फिर वो अकॉर्डिंग टू डैट, यदि कोई डॉग सामने आ जाएगा तो रुक जाएगी, कैट सामने आ जाएगा रुक जाएगी, इलेक्ट्रिक पोल है तो साइड में से निकल जाएगी कार, काइंड ऑफ थिंग्स वो करने लगेगी। ठीक है, मशीन लर्निंग की मैंने बता दी, एल्गोरिथम है, एक्सप्लिसिटली आपको इंस्ट्रक्शंस देने नहीं है, लेकिन एल्गोरिथम के थ्रू वो मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को इंप्रूव करने लगती है टाइम के साथ और लर्न करने लगती है। ठीक है, और साथ साथ मतलब टाइम के साथ इंप्रूव करती हुई जाती है अपने आप को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, प्रोग्राम है जिसमें कि एबिलिटी मिलती है एक तरह से मशीन को लर्न करने की और रीजन करने की, लाइक ह्यूमंस। तो दिस इज ऑल अबाउट एमएल, डीएल, एआई, एमएल एंड डीएल। ठीक है, तो ये आज के हमारे कंसेप्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो काफ़ी होलिस्टिकली एक नया सेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है, आपको बताना है कि कैसा है नया सेक्शन, क्या आपको अच्छा लग रहा है, इस तरह से एक्सप्लेन करना है इस तरीके के कंसेप्ट को। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस। थैंक यू, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।